हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टॉक विद अमन में। हमने हमारी पिछली वीडियो में व्याकरण के कुछ अंश कर लिए हैं। आज हम जो समास करेंगे, समास किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से भेद होते हैं, इनके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। हमने हमारी पिछली वीडियो में जो जो किया था वे आप जाकर देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है समास। लेकिन सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है समास। हम सबसे पहले देखेंगे समास कहते किसे हैं। समास किसे कहते हैं? शब्द रचना की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर भिन्न तथा स्वतंत्र अर्थ रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। जब दो शब्द जो स्वतंत्र शब्द होते हैं, स्वतंत्र अर्थ रखते हैं, ठीक है, सार्थिक शब्द होते हैं, दोनों दोनों जो सार्थिक शब्द होते हैं जिनका अपना अपना एक अर्थ होता है, दोनों मिलकर एक अन्य शब्द का जो शब्द की रचना करते हैं जो इन दोनों से मिलकर बनता है। ठीक है, ये दोनों शब्द भी सार्थिक होते हैं और ये वाला शब्द भी सार्थिक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं समास विग्रह। सामासिक शब्दों को विभक्ति सहित पृथक करके उनके संबंधों को स्पष्ट करने की प्रक्रिया है। यह समास रचना पूर्ण रूप से विपरीत की प्रक्रिया है। समास हम किसे कहते हैं? दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाना। ठीक है, तो वही जो समास विग्रह है वह समास का बिल्कुल विपरीत होता है। इससे हम एक शब्द जो दो अलग अलग शब्दों से बना है उनको अलग अलग करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने समास देखा, समास में दो शब्द हैं, ठीक है, ये दोनों मिलकर एक शब्द बना रही हैं। वहीं पर समास विग्रह क्या होता है? एक शब्द होता है, उनको हम अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, उसके अलग अलग शब्दों में उनको बांट देते हैं, उसे कहते हैं समास विग्रह। आगे देखते हैं समास के कितने भेद होते हैं। समास के कुल 6 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? तत्पुरुष, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययभाव समास। ठीक है, ये जो 6 हैं इसके भेद हैं समास के। आगे हम देखेंगे इनके पूरी तरह डेफिनेशन। सबसे पहले है अव्ययभाव, माफ कीजिएगा, अव्ययभाव समास। ठीक है, ये है अव्ययभाव समास। इसमें क्या होता है? जिस समास का पहला पद है, जो पूर्व पद होता है, वह प्रधान हो। ठीक है, जिस समास का जो भी शब्द है, हमने दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बना लिया, ठीक है, उसका जो पहला पद होगा, पहला शब्द होगा, जब पहला पद होगा उसे वह प्रधान होता है और जो अन्य होता है वह गौण होता है। ठीक है, जैसे इसकी पहचान कैसे हो सकती है? इसका जो पहला पद है, जो प्रधान पद है, वह या तो अनु होगा, या अ होगा, या प्रति, भर, यथा, रावत, हर आदि। ठीक है, ये इन सब में से एक होगा जो अव्ययभाव का एक शब्द होगा, क्योंकि ये सभी जो शब्द हैं वे पूर्व पद हैं और ये प्रधान है। ठीक है, इसके बाद जैसे हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल, प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन, यथा प्लस संभव, यथा संभव। ठीक है, ये एक समास बन गया, ये समास विग्रह हो गया। ठीक है, ये समास बन गया और इसका यहाँ पे समास विग्रह हो गया। ठीक है, समास को दो अलग अलग खंडों में बांट देना, ठीक है, उसके अलग अलग खंडों में बांट देना, उसे हम कहते हैं समास विग्रह। ठीक है, इसमें जो प्रति है, इससे हम पता लगा सकते हैं, प्रति है, यथा है, ठीक है, इससे पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा है, ये अव्ययभाव समास है, क्योंकि हमने यहाँ पर पहचान बता दी है कि अगर किसी भी शब्द का जो पूर्व पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, रब्द, हर में से एक है तो वह क्या है? वह है अव्ययभाव समास। ठीक है, इसके बाद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास हम किससे कहते हैं? जो द्वंद्व समास होता है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें सिर्फ पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, क्या होता है? जो पहला पद होता है वह प्रधान होता है, लेकिन जो द्वंद्व समास होता है इसमें दोनों पद ही
प्रधान होते हैं, लेकिन जब हम इसका विग्रह करते हैं तो और, या, एवं, अथवा ये लगते हैं। ठीक है, इसका हम प्रयोग करते हैं जब हम इनका विग्रह करते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि दोनों पदों के बीच प्राय योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जब दो पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग हो तब हम देख लेते हैं कि वह कौन सा समास है, वे है द्वंद्व समास। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल है नदी प्लस नाली। ठीक है, यहाँ पर हमने योजक देख लिया कि यहाँ पर योजक का चिन्ह लगाया गया है। ठीक है, तो हम इसे, ये दोनों ही प्रधान हैं, तो अगर हम इसको, हम एक को प्रधान पद नहीं कह सकते, एक को गौण पद भी नहीं कह सकते, ये दोनों प्रधान ही माने जाएंगे। यहाँ पर योजक, माफ कीजिएगा, यहाँ पर योजक का जो चिन्ह है वह आ जाए तो वहाँ पर द्वंद्व समास ही होगा। ठीक है, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या आ जाता है, और आ जाता है। ठीक है, और क्या आ जाता है, अथवा आ जाता है, या, एवं। ठीक है, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो और, अथवा, या, एवं लगता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे है द्विगु समास। द्विगु समास हम किसे कहते हैं, जिस समास का पूर्व पद माफ कीजिएगा, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, जो किसी भी शब्द का जो पूर्व पद होता है वह संख्या में आए उसे हम क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। जैसे दो पैरों का समूह, ठीक है, इसका दो पैरों का समूह, इसे हम क्या कहेंगे, दो पैर। ठीक है, यहाँ पर संख्या आ गई ना तो हम इसे क्या कहेंगे, ये द्विगु समास है। यहाँ पर 7 ऋषियों का समूह, यहाँ पर भी संख्या आ गई तो हम इसे क्या कहेंगे, सप्तऋषि। ठीक है, यहाँ पर ये क्या, कौन से समास हैं, ये द्विगु समास हैं। इसके बाद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान व उपमेय का संबंध हो, उसे हम क्या कहते हैं, कर्मधारय कहते हैं। ठीक है, इसमें उत्तर पद होता है, जो हमारा अव्ययभाव होता है उसमें कौन सा पद प्रधान होता है, उसमें पूर्व पद होता है। लेकिन कर्मधारय से उल्ट है, इसमें क्या होता है, इसमें उत्तर पद जो है प्रधान होता है। ठीक है, इन दोनों में उत्तर पद और पूर्व पद, ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। जैसे हम देखते हैं कमल के समान चरण, कमल के समान चरण हम कहेंगे चरण कमल। ठीक है, इन दोनों का जो हमने चरण के क्या बताया, विशेषता बता दी है कि कमल के समान है। ठीक है, इन दोनों की विशेषता बता दी है तो ये क्या है, ये कर्मधारय है। लाल है जो मणि है, विशेषण बता दिए, विशेषण की हम क्या विशेषता बताई है कि भाई मणि है जो वो लाल है, तो इसका क्या आएगा, लाल मणि। जब किसी भी शब्द में, ठीक है, किसी भी शब्द या वाक्य में ये बताया जाए कि उसका जो पूर्व पद और उत्तर पद विशेषण और विशेष्य के संबंध प्रकट करें तो वह क्या है, वह कर्मधारय समास होता है। ठीक है, इसके बाद आएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हम किसे कहते हैं, जिस सामासिक शब्द का दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों शब्दों के बीच लगी विभक्ति या विभक्ति चिन्हों का लोप हो उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, इसमें जो भी विभक्ति लगती है उसका जब लोप हो जाता है, विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं तत्पुरुष समास। इसके 6 भेद हैं, कौन कौन से, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष जिस समास के पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाए। कर्म जो कर्म कारक होता है, हमने पिछली वीडियो में किया था कि कर्म कारक की विभक्ति कौन सी होती है, को। ठीक है, इसमें तत्पुरुष में भी वही सेम बात है। अगर किसी है ना पद में को का जो लोप हो जाए तब हम कहते हैं इसे कर्म तत्पुरुष। जैसे कृष्ण अर्पण, इसको हम अगर हम इसका विग्रह करें तो क्या बनेगा, कृष्ण को अर्पण। नेत्र सुखद, नेत्रों को सुखद। ठीक है, यहाँ पर को जो विभक्ति है उसका लोप हो चुका है। इसके बाद है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष किसे कहते हैं, यह समास दो कारक चिन्हों जैसे से, के द्वारा के लोप से बनता है। यहाँ पर पहले पद में करण कारक का बोध होता है, इसमें दो पदों के बीच करण कारक छिपा होता है। जैसे करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण, शोकाकुल,
शोक से आकुल। ठीक है, ये भी कारक की तरह ही है जैसे हमने करण कारक किया था, उसमें भी हमने देखा था कि से और के द्वारा उसके जो पहचान की जा सकती है करण कारक की, उसी तरह करण तत्पुरुष भी है। हम किसी पद में अगर से और के द्वारा का हम देख रहे हैं तो वह क्या है, वह करण तत्पुरुष है। इसके बाद आएगा संप्रदान तत्पुरुष। इसके बाद आएगा संप्रदान पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष क्या होगा, इसमें दो पदों के बीच संप्रदान कारक छिपा होता है। ठीक है, संप्रदान कारक में की क्या अभिव्यक्ति होती है, के लिए। जब हम कोई कार्य किसी अन्य के लिए करते हैं तो हम क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। वहीं पर संप्रदान तत्पुरुष है, इसमें भी के लिए विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, रसोई घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, इसके बाद आएगा अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, अपादान का क्या अर्थ होता है, अपादान का अर्थ होता है किसी एक जगह एक से चीज़ से एक अलग हो जाना। ठीक है, जैसे अपादान तत्पुरुष समास से अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का लोप होता है। जैसे से का लोप होता है, वो एक चीज़ का दूसरी चीज़ से अलग होते हुए नजर आता है। जैसे देश निकाला, देश से निकाला। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ठीक है, ये क्या आएगा, ये अपादान कारक आएगा क्योंकि वह एक चीज़ से अलग हो चुका है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये अपादान तत्पुरुष है। इसके बाद आएगा संबंध तत्पुरुष। इसमें दो पदों के बीच में संबंध कारक छिपा होता है। संबंध कारक के चिन्ह हैं जब विभक्ति कौन कौन सी है, के, का और की होती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम संबंध तत्पुरुष कहते हैं। अगर आपको कारक समझ में आता है, ठीक है, तो आपको जो ये समास है वे भी समझ में आ जाएंगे आसानी से। ठीक है, जो कारक और समास हैं वे आपस में बहुत मेल जोल रखते हैं। ठीक है, एक दूसरे से संबंध है ये इन दोनों का। जैसे यहाँ पर आएगा सुख योग, सुख का योग। ठीक है, शिवालय, शिव का आलय, क्योंकि शिव का जो आलय है इन दोनों का आपस में संबंध है। सुख का जो जोग से संबंध है, तो ये क्या आएगा, संबंध तत्पुरुष। ठीक है, इसके बाद आएगा अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष क्या होता है, इसमें हम देखते हैं अधिकरण कारक में भी हम देखते हैं कि हमें किसी चीज़ के बारे में बताया था, किसी भौतिक आधार या फिर कालिक आधार या फिर हमारी मानसिक स्थिति के बारे में ये अधिकरण कारक में बताया जाता है। इसकी जो विभक्ति होती है वह में और पर होता है। ठीक है, इसे हम अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कार्य कुशल क्या होता है, कार्य में कुशल। ठीक है, वह किसी कार्य में कुशल है, वह किसी कार्य में कुशल है। तो जो में है वह किसी की मानसिक जो मानसिकता का बोध करा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, अधिकरण तत्पुरुष। जैसे वनवास, वन में वास, वह उनकी भौगोलिक जो स्थिति है उनका वर्णन कर रहा है, तो ये क्या है, ये भी है अधिकरण तत्पुरुष। इसके बाद जो आएगा बहुव्रीहि है। ये अभी तक हमने जो की थी ये सभी तत्पुरुष की जो भेद थे। ठीक है, जैसे तत्पुरुष के 6 भेद थे हमने देखे थे, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये जो 6 के 6 भेद हैं वे किसके हैं, वे तत्पुरुष के भेद हैं। इसके बाद आएगा जो समास का अन्य भेद है, लास्ट है ये, वह है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। जब दो पदों में, ठीक है, हमने कोई भी पद बना लिया, उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब हम देखते हैं जो अव्यय भाव है उसका जो पूर्व पद है वह प्रधान होता है। ठीक है, कर्म भाव का जो कर्मधारय का है उसका कौन सा है, उसका जो उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, ऐसे होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी जो पद है वह प्रधान नहीं होता। ठीक है, ये इसमें दो पद आपस में मिलकर किसी अन्य जो अन्य तीसरा शब्द बनाते हैं, तीसरा पद बनाते हैं, वे इसमें प्रधान होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है तीसरा पद होता है जो इस वाक्य से बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रधान पद। ठीक है, इसका विग्रह करने पर वाला है, यो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। ठीक है, ये विभक्तियां हैं इसकी, आदि जो इसके पद हैं। ठीक है, अगर हम किसी शब्द का विग्रह करेंगे तो अगर ये वाले शब्द आ रहे हैं तो आपका बहुव्रीहि समास है ये। जैसे गजानन, गज का है
आनन जिसका, यहाँ पर जिसका आ गया तो ये क्या है, ये बहुव्रीहि समास है। और तथा एक और अन्य बात इसमें याद रखने योग्य है कि इसमें हमने तीसरे पद की विशेषता बताई है, तीसरे पद के बारे में बात की है, तो वो क्या है, गणेश। तो इसमें कौन गणेश का क्या है, प्रधान पद है। इसमें ना तो गज प्रधान पद है ना आनन प्रधान पद है, ठीक है। प्रधान पद कौन सा है, गणेश, ठीक है। जो गज और आनन से मिलकर बनता है वह है गणेश, तो ये क्या है, ये प्रधान पद है। इसके बाद आए त्रिनेत्र। त्रिनेत्र कौन सी हैं, जैसे शिव हैं, ठीक है, शिव की त्रिनेत्र माने जाते हैं। यहाँ पर लिखा है तीन नेत्र हैं जिसके, इसमें शिव के बारे में बात की गई है, ठीक है। यहाँ पर जिसके आ गया तो जिसके क्या है, बहुव्रीहि समास है, ठीक है। हमने आज जो समास है उसके बारे में पढ़ा है, समास के कितने भेद होते हैं, ठीक है, और इसकी क्या क्या डेफिनेशन हो सकती है, कौन कौन से इसके, हम इसका जो समास का कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा शब्द है, जो कौन सा पद है वे कौन सा समास होगा, और इसकी क्या क्या एग्जाम्पल्स होंगी, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और किसी भी तरह की अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है हिंदी से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। धन्यवाद।